हो गया। हेलो दोस्तों, मैं अजीत पटेल। तो चलिए जानते हैं आज ब्लड के बारे में। जो हमारे शरीर में ब्लड बहता है यानी रक्त बहता है, उसी के बारे में हम ध्यान से जानेंगे। तो सबसे पहले ब्लड यानी रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। एक तरल का मतलब होता है कि बहने वाला। ठीक है, लिक्विड मतलब क्या होता है? तरल मतलब बह जा रहा है। जैसे तेल है एक तरल पदार्थ है, पानी है एक तरल पदार्थ है, उसी प्रकार ब्लड भी है एक तरल पदार्थ जिसको बह जाता है। बहने का मतलब ये क्या है, इसलिए इसको लिखा गया है लिक्विड कनेक्टिव। यहाँ पे एक संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? तो संयोजी का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्ट करना यानी जोड़ना। मतलब क्या होता है कि सर्कुलेट होता रहता है, पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। इसीलिए बोला गया है कि ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी, संयोजी यानी यही संयोग करके रखना यानी जोड़ना ऊतक है। ठीक है, टिश्यू है जिसको इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर आते हैं कि रक्त का मतलब नेचर क्या है। तो देखो, रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। नहीं, कोई बोल रहा था कोई दुर्बल व्यक्ति है, कमजोर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इंग्लिश में समझ में आएगा। वीक बेस एल्काइन होता है। यानी क्या दुर्बल क्षारीय इसलिए होता है कि जब पीएच मान के जो स्केल होता है ना, जो 1 से स्टार्ट होता है ना, 0.1 से मान लीजिए, चाहे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ जो 7 जो उसका बेस पॉइंट होता है, यहाँ से होता है अम्ल, यहाँ से होता है क्षार। ये अम्ल होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो ब्लड का जो पीएच में होता है ना 7.4 होता है, यानी 7 से जस्ट माने जो क्षार होता थी उदासीन है, उदासीन से थोड़ा सा ना क्षार है, इसीलिए इसको बोला गया ना वीक और जो ना वीक बेस अल्काइनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसका पीएच मान जो होता है ना 7.4 होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका पीएच मान क्या होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4 यानी 7.4 होता है पीएच मान। यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, 7 से अगर कम आए तो अम्लीय कहलाता है, 7 के बाद आए तो क्षारीय प्रवृत्ति कहलाता है, और सिर्फ 7 रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है यानी कि बेस है। इंग्लिश में देखें तो अम्लीय एसिड, बेस और बीच में कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद से। देखो, सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 7% होता है। यानी सामान्य व्यक्ति, ये मतलब तो औसताना अगर देखा जाए तो कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको कुछ रोग नहीं हुआ है, ना ज़्यादा मोटा तगड़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। ठीक है, तो उस टाइप के व्यक्ति के अंदर जो ब्लड होता है वो उसके शरीर का वेट का 7 पॉइंट होता है, मतलब 7% होता है। अगर व्यक्ति कोई नॉर्मली समझ लो कि कोई व्यक्ति अगर 100 kg का होगा तो उसके अंदर 7 लीटर खून होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, एक और चीज़ तुमको बता दें कि अगर तुमको शरीर में ब्लड का पता करना है ना कि कैसे, मतलब हमको पता चलेगा हमारे शरीर में कितना ब्लड है, तो तुम्हारा जी या फिर चलो 40 पर नहीं समझते हैं, 50 kg का कोई वेट है, किसी आम मतलब जनरल आदमी का 50 किलो वेट है, इसके अंदर जाना ना कि कितना खून है, तो इसमें क्या करोगे? 85 से गुणा करोगे। 85 से गुणा करोगे तो पहले इस जीरो को छोड़ दो, 50 25 हाथ में 2 50 8 5 40 40 तो कितना होगा? 42। एक जीरो छोड़ा था, जीरो को यहाँ बैठा दो। ठीक है, 1000 से भाग देना है इसको, फिर से 1000 से अगर भाग दोगे, ठीक है, 1000 से भाग दोगे तो इसका रूल होता है नॉर्मल, समझो 1 2 3 को जीरो का हटाओगे ना, तो 1 2 3 के बाद 10 बैठा दो, बस बात खत्म। ठीक है, 3 जीरो हटाने के बदले 3 के बाद 10 बैठा दो। 100% किसी भी तरह डिवाइड करके काट के देख लो, एकदम इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि कितना होगा? 4 लीटर और 250 250 ग्राम का मतलब होता है 250। ठीक है, यानी 4 लीटर और 250 ml उसके शरीर में, बॉडी में खून होगा। समझ रहे हो ना? तुमको कभी भी 85 से जितना वेट है उसके 85 से गुणा कर दो, उसको समझ में आ जाएगा। ऐसे नॉर्मल तुमको यहाँ बताया गया है, हाँ ध्यान दो, यहाँ नॉर्मल बताया गया है कि किसी व्यक्ति के जो शरीर का वेट कितना होता है? वेट का 7% होता है, यानी जितना उसका वेट होगा उसका 7% उसके शरीर में ब्लड होगा। अब ध्यान दो, सामान्य व्यक्ति की अगर बात किया जाए
तो 5 से 6 लीटर किसी में खून होता है, और महिलाओं में बात किया जाए यानी मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में बात किया जाए तो 4 से 5 लीटर खून होता है। ठीक है, जिस औरत के शरीर में ज़्यादा खून होगा 5 लीटर होगा, जिसमें कम होगा उसमें 4 लीटर खून होगा। ठीक है, अब किसी को बीमारी है तो उससे ज़्यादा भी कम हो सकता है, उस सामान्य के बारे में बात किया गया है। अब सुनो, अगर हमको रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, यानी अगर रक्त के बारे में हमको अध्ययन करना है, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम मतलब कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। ठीक है, तो रक्त के बारे में अध्ययन करना या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का मतलब आता है कि ब्लड ना एक प्रेशर से जाता है, एक प्रेशर से उधर से आता है, नहीं तो हमारे पूरा शरीर में नहीं पहुंच पाता। आप पहले ही बताया था, तो पूरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरा शरीर को जोड़ कर रखता है। तो ब्लड एक प्रेशर से जाता है, तो उसका प्रेशर को मापने के लिए वाले यंत्र को एस्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, यानी एस्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ब्लड के प्रेशर को मापने वाले, यानी जो देखना डॉक्टर लेके आता है ना, यहाँ पे एगो पट्टी जैसे बांध देता है और उसके बाद से उसमें पारा होता है। ठीक है, उस प्रेशर की वजह से पारा जो होता है ना चढ़ता है घटता है, तो वहीं पे देखा जाता है उस पारा में। हमारा नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर की बात किया जाए तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होना चाहिए क्या? 120/80 होना चाहिए, यानी जाने का दर है 120, उधर से आने का दर है 80, मैंने इधर से दम लगा अपना शरीर में जाए, उधर से धीरे धीरे आकर चल जाएगा काम। ठीक है, अगर प्रेशर नहीं रहता ब्लड के अंदर तो हमारे शरीर में यहाँ से जाता धुकधुका के इधर आ जाता है। मान लो अगर मशीन में अगर प्रेशर ना रहे, अब पाइप में पानी छोड़ दिया तो जैबे करेगा। अब बाल्टी से पाइप में पानी डालोगे खेत में छुपा देगा, प्रेशर ही नहीं ना है, बाल्टी से पानी डालोगे प्रेशर नहीं आ रहा है तो जैबे नहीं करेगा उधर। अब मनुष्य अथी क्या करे, मशीनों का कर रहा है, उसको पंखियाँ नचा के उसको पानी को प्रेशर से फेंक रहा है, और जब पानी प्रेशर से जा रहा है तो पाइप उधर जैबे करेगा। अगर पाइप दबाओगे पाइप फटेगा, ज़्यादा पाइप बरियार होगा तो मशीन बंद होगा। ठीक है, तो ये होता। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 mm होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जो है उसका मतलब क्या होना चाहिए? 120/80। देखो कब प्रेशर हाई हो जाता है और कब प्रेशर लो हो जाता है। अगर वही सामान्य व्यक्ति का जो 120 है उसको हो जाए 130 या 140, इधर 80 था तो 90 हो जाए, 90 हो गया, 100 हो गया, तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर हाई हो गया है। यही अगर घट के हो जाए ऊपर वाला 100 और नीचे वाला 70 या 60, तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर लो हो गया। ठीक है, प्रेशर लो हो जाएगा तो थोड़ा सा क्या कि तुम नमक वमक खाओगे, नमक में अगर बोलो तो चीनी के घोल मिलाकर नमक चीनी और पानी मिलाकर पी लोगे, शर्ट तो प्रेशर हाई हो जाएगा। लेकिन प्रेशर ज़्यादा हाई होता है ना तो उसको कम करने के लिए नमक ऊपर छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा कम दिमाग को रिलैक्स करना पड़ता है तभी प्रेशर हाई होता लो होता है। और जैसे ना होता है क्योंकि हम गुस्से हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रेशर अगर नापा जाए उस समय ना तो हम लोग का प्रेशर खुद हाई हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल एकदम बैठा के एकदम चैन से कुछ नहीं सोचना है, फिर नापना है। इन्हें के पूरा स्पीड चल के आया अब प्रेशर नापा दिया तो तब तुम्हारा प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति का प्रेशर क्या होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। एक वयस्क का मतलब होता है जवान। एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो क्या होता है? तो जैसे हम कोई भी अगर जानवर की हड्डी खाते हैं ना तो हड्डी के अंदर देखने गुद्दा पाया जाता है। ठीक है, मुर्गा या फिर खस्सी खाते हो ना, हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है कि ना पतला सा गुद्दा पाया था, वही होता है बोन मैरो। यानी बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है ना उसी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मैंने होता है हड्डी और मज्जा का मतलब मैरो। ठीक है, जो कि उस गुद्दा को बोलते हैं, और उसी के अंदर क्या बनता है? तो ये कैसे बनता है? अगर हम जितना टहलेंगे, जितना वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा ब्लड हमारा निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे खाली चैन से बैठा रहोगे तो तुम्हारा ब्लड नहीं बनेगा। उसके बाद देखो, अगर बात किया जाए भ्रूण का, भ्रूण मतलब क्या होता है कि जो बच्चा अभी अपने माँ के पेट में, जब तक अपने माँ के मतलब 9 महीना का हो गया है, 9 महीना का हो गया है, मैटर नहीं रखता है, 9 महीने जब तक अपने पेट में है, 200 महीना का हो गया अपन पेटे में है ना तो उसको भ्रूण कहेंगे। तब तक वो भ्रूण है, जब धरती पा जाएगा तभी से उसको बच्चा कहना स्टार्ट करेंगे। इन्हें पेट में तो बच्चा है, बच्चा, अरे बच्चा नहीं है, उसको भ्रूण कहते हैं। बस समझे? जब भ्रूण बाहर निकल गया तो उसको हम क्या कहेंगे? बच्चा कहेंगे। तो भ्रूण इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय के शरीर में कैसा आता है? एम्ब्रॉय अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है।
लीवर के अगर क्वेश्चन पूछ जाए, थोड़ा सा डीपली बात किया जाए कि लीवर के कहाँ होता है, तो लीवर के अस्थि में होता है, लीवर के मीसोडर्म में होता है, लीवर के मीसोडर्म में होता है। ठीक है, अब आते हैं रक्त का संगठन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि किस किस तत्वों को मिलाकर और क्या क्या है जिसे बना है ब्लड। ठीक है, किस किस तत्वों से और क्या क्या है इसे मिलाकर बना है ब्लड। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ब्लड अगर बात किया जाए तो ब्लड प्लाज्मा और रुधिराणु यानी रक्त कणिका से मिलकर बना है, दो चीज से। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा की संख्या होती है 55 से 60% और रुधिराणु की संख्या होता है 40 से 45%। ये ध्यान रखना कि जानते हो किस प्रकार का है, यह चाय और चाय पत्ती वाला की बात है, मतलब चाय की कहानी टाइप की है। जैसे कहने का मतलब है कि ये लिक्विड फॉर्म है, एक ठोस फॉर्म है। जैसे चाय में क्या होता है, नॉर्मली हम दूध लेते हैं या फिर पानी लेते हैं, उसमें ठोस फॉर्म में क्या आता है, चाय पत्ती ठोस फॉर्म में डाल दिए, उसके बाद चीनी डाल दिए और उसके बाद क्या करते हैं मिर्ची अदरक जो भी डालना है तो सब ठोस फॉर्म में आता है। इसके बाद लिक्विड चीज़ कुछ नहीं डालते हैं हम, तो सब ठोस को मिलाकर आपस में जब घुल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, चाय बोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार आइए, प्लाज्मा एक पानी है, एक तरल पदार्थ है। इस तरल पदार्थ में हम ठोस पदार्थ क्या डाल दे रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों को मिलाकर। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर आज जब आपस में घुलता है तो उसको हम ब्लड कहते हैं। वो आपस में घुल मिल के चलता है, ऐसा नहीं लाल कहीं और बह रहा है, व्हाइट कहीं और बह रहा है और प्लेटलेट्स कहीं और बह रहा है। अरे तीनों एक में मिलता बहता है, तीनों हमारे शरीर में बहता है और एक ही नली में बहता है, एक के साथ मिल के बहता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि चाय पत्ती अलग, दूध अलग, चीनी अलग रख के सब अलग अलग बर्तन में खौला हुआ चाय बन जाएगा, ऐसा थोड़ा ना होगा। समझ रहे कि नहीं? तो अब समझो, प्लाज्मा 55 से 60% और 40 से 45% क्या होता है, रुधिराणु या रक्त कणिका, जिसको हम ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। अगर बात किया जाए प्लाज्मा के, तो प्लाज्मा सर कैसे बनता है, तो प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा के अंदर जल यानी पानी 90% होता है। प्लाज्मा में जल, देखो यहाँ 2-3 चीज बता दे रहे हैं, देखो समझो कि प्लाज्मा में यानी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में 90% जल होता है, हमारे सेल में 95% जल होता है और हमारे ओवरऑल बॉडी में 65% जल होता है। ठीक है, शरीर की बात किया जाए तो 65%, कोशिका की बात किया जाए सेल की तो 95% और प्लाज्मा की बात किया जाए तो 90%, इतना परसेंट जल पाया जाता है। एक और ध्यान रखना कि जो सेल होता है ना, सेल में 95% जो जल पाया जाता है, इसमें अगर थोड़ा सा मतलब इसको जीव द्रव्य बोलते हैं इसी जल को, और जीव द्रव्य में अगर 95% है, इसमें थोड़ा सा कमी आएगी ना, 1% की कमी, तो आदमी को प्यास लग जाता है। ठीक है, अगर 2 से 3% की कमी आ जाएगी ना तो आदमी को बचा कोई नहीं सकता, वो मतलब मर ही जाएगा। मतलब नॉर्मल थोड़ा सा कमी होता है ना तो प्यास लग जाता है। 1% तक आदमी बर्दाश्त लेवल रहता है, 1.5% लागो 2% तक आदमी बर्दाश्त कर लेता है जो फास्टिंग रहता है तो, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बात हो जाए ना तो पानी के लिए भी आदमी मर जाता है। ये भी बात होना चाहिए तुमको, माने ना कहते खाना बिना तो कुछ दिन जिंदा रह सकते हो, कुछ दिन मतलब महीनों दिन जिंदा रह सकते हो, सिर्फ तुमको क्या पिलाया जाए, पानी पिलाया जाए। पानी अगर पिलाया जाए तो तुम अभी भी चलोगे, लेकिन पानी बिना तुम ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन कर पाओगे। और गर्मी के दिन खतरनाक लग गया ना प्यास तो बहुत ज़्यादा दिन तक मुंह सूखेगा, मुंह सूखने की वजह सब ब्लड एकदम सब नस चपकना स्टार्ट करेगा, अकेले मर जाओगे। ठीक है, तो पानी भी मैंने जरूरी है। तो देखो ध्यान से, प्लाज्मा के अंदर 90% जल, 7% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन, और 0.9%, 0.9 1% नहीं है, कम है, तो लवण पाया जाता है। 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है और अन्य तत्व मतलब और भी कुछ जो होता है 2% पाया जाता है। इस सब मिलकर अब तो अकेले क्या बनाते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, अब आते हैं इधर रुधिराणु यानी रक्त कणिका की तरफ में आते हैं, यानी ब्लड कार्पसल्स की तरफ में। तो देखो आरबीसी, थोड़ा सा ध्यान देना कि आरबीसी होता है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो, लेकिन रेड ब्लड कार्पसल्स होता है। रेड ब्लड कार्पसल्स जिसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, समझ रहे हो ना, लाल रक्त कणिकाएं। इसकी टोटल संख्या हमारे शरीर में 3 गो नाम बताए हैं, आरबीसी, लाल ब्लड अति, देखो इसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आरबीसी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिका।
इसका टोटल संख्या हमारे शरीर में 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है। समझो, हमारे शरीर में कितना होता है? 5 मिलियन। अब यहाँ देखो, इसको इसका रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट, इसका रासायनिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। और यह हमारे शरीर में 120 दिन तक जिंदा रहता है। 120 दिन के बाद अगर इसको नहीं मारोगे तो मतलब कुछ घाव लग गया था, कुछ तो ऐसे मर जाता है, लेकिन अगर नहीं मारोगे तो 120 दिन में ऑटोमेटिक मर जाएगा, ठीक है, नया बन जाता है। अब आ जाओ, ये था हमारा रेड ब्लड सेल। अब यहाँ ध्यान दो, WBC यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में 10,000 ही पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध से लड़ने की क्षमता देते हैं, ठीक है। अगर WBC तुम्हारा ठीक ठाक है ना तो तुम एकदम तंदुरुस्त रहोगे, बुखार उखार चाहे ज़्यादा बीमारी तुम्हारे को नहीं दौड़ेगा, ठीक है। जिसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, जिसकी संख्या 10,000 होता है हमारे शरीर में। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट, जो कि 4 दिन में मर जाता है, 4 से 5 दिन में मर जाता है, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में लिखा है 3 से 4 दिन में मर जाता है, लेकिन अपना देख लेना एवरेज थोड़ा सा होता है। अब ध्यान दो, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बोलते हैं रक्त कणिका, रक्त विमाणु। रक्त विमाणु क्या होता है? इसका का संख्या हमारे शरीर में पूरा 2 लाख होता है। यह ब्लड का प्लेटलेट्स होता है। इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। ये भी 7 डेज यानी 6 या 7 डेज तक जिंदा ही रहता है। इसको इसके बाद ऑटोमेटिक मर जाएगा। एक और चीज़ जानो, हम नॉर्मल कोई भी खाना खाते हैं ना, इसमें सब मिल जाता है, मैंने हमारे शरीर में सब कुछ बन जाता है। सब जाके अस्थि मज्जा में ही बनता है, लीवर में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। लीवर बनता है बच्चों का, अस्थि मज्जा में हम लोग का बनता है, ठीक है। ध्यान रखना कि कुछ भी नॉर्मल खाना खा रहे हो, मैंने अरे पिज़्ज़ा बर्गर इस सब टाइप का नहीं, जो हमारा नेचुरल खाना आता है, जैसे दाल भात सब्जी, रोटी सब्जी, हरा सब्जी, तो इस सब में ना क्या होता है ना कि तुमको नेचुरल हर चीज़ में मिल जाएगा। अगर ये जो होता है ना प्लेटलेट्स है, ध्यान दो, प्लेटलेट्स जो होता है ना हमारे शरीर के स्टेमिना देता है, ठीक है। स्टेमिना यानी पावर देता है। अगर हम खड़े हैं ना तो इस प्लेटलेट्स की वजह से खड़े हैं, हमारे अंदर पावर है तो इसी की वजह से। देखना ना, आदमी का शरीर खड़े रहता है। अगर किसी को ना डेंगू ज्वर हो जाता है ना, डेंगू बुखार, तो उसे खड़े नहीं हो जाता है, उसे खड़ा नहीं हो जाता, एकदम शरीर देखा एकदम मोटे बाड़े एकदम खड़ा नहीं होगा, लरुआ के गिर जाएगा, लरुआ के गिर जाएगा। यानी कि मतलब क्या कि उसका जो प्लेटलेट्स ही डाउन हो जाता है। डेंगू ज्वर में क्या होता है ना कि डायरेक्ट प्लेटलेट्स ही डाउन होता है, प्लेटलेट्स ही डाउन हो जाता है तुरंत। इसको हम मच्छर काटने से ही होता है, ठीक है। उसका हाँ, एक और चीज ध्यान से सुनो, जो डेंगू ज्वर होता है, डेंगू ज्वर जो होता है उसमें क्या होता है ना कि अगर तुमको खाने को क्या मिलता है, इससे प्लेटलेट्स बढ़ता है। जैसे पपीता का पत्ता ही खाओगे तुरंत बढ़ता है, बकरी का दूध पियोगे तुरंत बढ़ता है, और एक चिक्कू फल आता है वो खाओगे, हाँ कीवी चिक्कू बोलते हैं, वो भी तुरंत बढ़ता है, मैंने जल्दी इसको बढ़ाया जा सकता है। ये 3 चीज़ें ना एकदम कारगर साबित हुआ है। गिलोय को पियोगे ना, गिलोय के पत्ता को, अथी को, डायरिया को पीस के चाहे ऐसे उसको चाय बनाकर, तो वो भी फायदा करता है, वो भी हमारे शरीर में मतलब इस चीज़ को मेंटेन रखता है, ठीक है। अब बाकी तुम नेचुरल चीज़ कुछ खाओ, कोई डाउन नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो अचानक तुम बीमारी के घेरे में आ गए हो तो भी ये सब चीज़ खाना होता है, ठीक है। तो अब लिख लो इसको।